हेलो एवरीवन, आप सभी का नए सेशन में फिर से स्वागत है। इस वीडियो में हम पॉलिटिकल पार्टीज करने जा रहे हैं। लास्ट दो वीडियोस में हम लोगों ने फेडरलिज्म एंड पावर शेयरिंग देखा था। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। एंड तक बने रहिए बिकॉज ये टॉपिक काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाला है, क्योंकि इसके अंदर हम लोग पॉलिटिकल पार्टीज़ को कॉन्स्टिट्यूशनल डायमेंशन देने की कोशिश करेंगे। ओके, सो यहाँ पे अब डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टीज़, ये जो मेजर पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं इंडिया के अंदर में, उनके सिम्बॉल्स देख पा रहे हो। जैसे कांग्रेस है, यहाँ पे बीजेपी है, ओके, समाजवादी पार्टी, आरजेडी, तो ये सभी पार्टीज़ आप देख पा रहे हो। तो इसको समझने से पहले सबसे पहले हम टाइप्स ऑफ गवर्नमेंट समझते हैं कि गवर्नमेंट के कितने टाइप्स होते हैं। गवर्नमेंट के 3 टाइप्स होते हैं, एक मोनार्की या फिर मोनार्की, एंड फिर हमारे पास होते हैं डिक्टेटरशिप, देन फाइनली तीसरा डेमोक्रेसी। डेमोक्रेसी के अंदर में जो इंडिया के अंदर में है वो रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी। ओके, सो व्हेन वी हैव रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी, तो हमको रिप्रेजेंट करने के लिए, पब्लिक को रिप्रेजेंट करने के लिए कोई तो कोई चाहिए। तो वो कौन होंगे, उसका आंसर देंगे ये पॉलिटिकल पार्टीज। ओके, सो इस चीज़ को हम समझते हैं कि ये रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी के अंदर में रिप्रेजेंटेटिव कौन होंगे, देन हम पॉलिटिकल पार्टीज भी ऑटोमेटिकली समझ लेंगे। तो सबसे पहले हमको तो पॉलिटिकल पार्टीज के अंदर ये देखना है कि ये कोई इंडिविजुअल नहीं होता पॉलिटिकल पार्टीज में। ओके, सो पॉलिटिकल पार्टी के अंदर में कोई इंडिविजुअल नहीं होता है, ये एक ग्रुप होता है। ये ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स होते हैं जो कि कॉमन आइडियोलॉजी को शेयर कर रहे होते हैं। ओके, जो कॉमन आइडियोलॉजी को शेयर कर रहे होते हैं उनका एक ग्रुप होता है। लाइक आप सभी दोस्त लाइक माइंडेड पीपल जो होंगे उनका एक ग्रुप होगा। आप ही एक क्लास में कुछ अलग लाइक माइंडेड पीपल होंगे जो आपसे काफ़ी ज़्यादा अनलाइक होंगे, उनका एक अलग ग्रुप होगा। सो उसी तरीके से पॉलिटिकल पार्टीज़ को भी आप सोच सकते हो, जहाँ पे जो ग्रुप होते हैं, ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल जो होते हैं, ये क्या करते हैं विद इनका जो कॉमन आइडियोलॉजी होता है। अब किस बात को लेके होगा, इनका ये होता है कि सपोज ए, बी एंड सी, ये 3 अलग अलग ग्रुप हैं। ओके, इनका हम नेमिंग कर रखे किस हिसाब से, ए बी सी के हिसाब से। ओके, अब सब हर किसी को बताना है कि इंडिया कैसे डेवलप करेगा। ओके, तो हर कोई अपना अपना तरीका बताएगा, अपना अपना आइडियोलॉजी लाइक वे बता सकता है कि इंडिया इस तरीके से हो सकता है डेवलप, इंडिया उस तरीके से डेवलप हो सकता है। कोई बोलेगा एजुकेशन पे ज़्यादा खर्च करो, कोई बोलेगा डिफेंस में इंडिया को आगे बढ़ाओ, कोई बोलेगा हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर ठीक कर दो। ओके, तो सबका अपना अपना एक लाइक ओपिनियन हो सकता है। सो अब इस ओपिनियन में इधर है इंडियंस। ओके, इधर इंडियंस बैठे हुए हैं एंड क्योंकि रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी है तो हमारे पास उतना टाइम होगा नहीं। 135 मोर देन 135 करोड़ हमारा पॉपुलेशन है, तो ये पॉसिबल होगा नहीं कि इंडिविजुअल्स पब्लिक खुद जाके लाइक डिसीजन मेकिंग कर सके, पॉलिसी मेकिंग कर सके, ऑर्डिनरी लॉज बना सके। इसीलिए तो हम डेमोक्रेसी के अंदर में भी रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी को ऑप्ट किए हैं। ओके, सिर्फ इसी इंटेंशन के लिए। तो जब हम रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी किए तो हमको अपने रिप्रेजेंटेटिव्स चूज करने हैं। तो ये रिप्रेजेंटेटिव्स कौन देगा भाई। ओके, सो ए बी सी 3 ग्रुप है और ये तीनों ग्रुप अपने अपने तरीके से चीज़ों को एडवोकेट कर रहा है कि इंडिया ऐसे 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 मतलब डेवलप हो सकता है। ओके, ठीक है। तो अब फाइनली क्या होगा कि ये तीनों ग्रुप में से सपोज एक एक आदमी आए, एक एक लोग आएंगे। ओके, एक इधर से भी आया एंड एक इधर से भी आया। अब ये जो है, अब यहाँ पे इंडियंस बैठे हुए हैं, अब यहाँ पे सपोज कि पब्लिक बैठी हुई है एंड इनको इनमें से चूज करना किसी एक को। ओके, सो फाइनली इफ दे विल चूज कि ए का आइडियोलॉजी सबसे अच्छा है, मतलब कुछ लोग बी के साथ भी जा सकते हैं, कुछ लोग सी के भी साथ जा सकते हैं, बट मेजॉरिटी ऑफ द लोगों को लगा कि ए का आइडियोलॉजी सही है, सो हमको इसके साथ जाना चाहिए। तो क्या हो गया कि काइंड ऑफ मेजॉरिटी का यहाँ। ओके, सो मेजॉरिटी एज मेजॉरिटी पीपल आर सपोर्टिंग ए, तो अब ए ग्रुप के जो लोग हो गए वो रिस्पॉन्सिबल हो गए इस चीज़ के लिए। ओके, कि किस तरीके से कलेक्टिव गुड, किस तरीके से पॉलिसीज़ बनाया जाए, वेलफेयर स्कीम्स बनाया जाए जो सबके लिए अच्छा होगा। एंड इनका जो तरीका था, इनका जो मानना था, जिस तरीके से इंडिया डेवलप होगा उस चीज़ को कैसे ये लोग लाइक प्रैक्टिकली रियलाइज़ कर पाएंगे। ओके,
अब इस चीज़ के अंदर में ऐसा नहीं है कि बी को जो पसंद करने वाले थे और सी को पसंद करने वाले थे उनको इग्नोर किया जाएगा, नहीं, एक अथॉरिटी हर किसी के ऊपर रहेगा। सो हमारा क्या कहता है मीनिंग कि अ पॉलिटिकल पार्टी इज़ अ ग्रुप ऑफ पीपल, ये इंडिविजुअल कोई नहीं होगा, ये ग्रुप ऑफ पीपल होंगे हु कम टूगेदर टू कंटेस्ट इलेक्शन। अब भाई हमको कैसे पता चलेगा ए बी सी तीनों बोल रहा कि मेरे हिसाब से ऐसा होगा ऐसा होगा ऐसा होगा, हमको लाइक अपने रिप्रेजेंटेटिव के तौर पे किसी एक को चुनना है। सो क्या होता है इनके बीच में इलेक्शंस कंटेस्ट होते हैं एंड फाइनली जिनको मेजॉरिटी आता है वो पावर होल्ड करते हैं एंड गवर्नमेंट फॉर्म करते हैं। ओके, क्या इंटेंशन होता है, क्या व्यू होता है, टू प्रमोट द कलेक्टिव गुड। कलेक्टिव गुड मतलब हर किसी के लिए, ऐसा नहीं कि एक को जो वोट करा होगा, एक को जो चूज करा होगा बस उसी के लिए। ओके, सो दिस इज द मीनिंग ऑफ पॉलिटिकल पावर कि ये पॉलिटिकल पार्टीज क्या होती है, तो पॉलिटिकल पार्टीज मीन्स इट इज़ अ ग्रुप ऑफ पीपल हु कम टुगेदर, जो साथ में आते हैं, कॉमन आइडियोलॉजी को शेयर करते हैं, ये साथ में आते हैं एंड फाइनली मेजॉरिटी मिलने के बाद मेजॉरिटी ऑफ द लोग जब इनको पसंद करते हैं, बिकॉज हर सब सिंपल है ना बहुत कि 2-3 ग्रुप हो सकता है, अब उसमें से मेजॉरिटी ऑफ द पब्लिक किसी एक ही ग्रुप को पसंद कर रही है, इस केस में कि इनका आइडियोलॉजी हमारे आइडियोलॉजी से मैच कर रहा है। ओके, सो फिर वो पावर होल्ड करेंगे एंड देन दे विल फॉर्म गवर्नमेंट एंड गवर्नमेंट बनने के बाद फिर उनके क्या क्या फंक्शंस होंगे तो हम वो नेक्स्ट स्लाइड में देखेंगे आगे। ओके, तो फिलहाल हमको समझना है कि कंपोनेंट्स क्या होता है। अब कोई पॉलिटिकल पार्टीज होती है, कोई पॉलिटिकल पार्टीज है, कोई पार्टी है। ओके, तो अभी हमको समझ में आ गया, मतलब इसके अंदर में कोई इंडिविजुअल नहीं है, बहुत सारे लोग हैं, ये ग्रुप है। ओके, तो जब भी ये ग्रुप है तो इसमें इन ग्रुप में जो अलग अलग लोग हैं इनको हम 3 कैटेगरी के अंदर में डिवाइड कर सकते हैं, कैटेगराइज कर सकते हैं। पहला जो होता है द लीडर्स। द लीडर्स में वो फेमस फिगर इसके अंदर में आएंगे, जो मेन लीडर्स होंगे, जो पूरे पार्टी का फेस होंगे, जिनके नाम पे फॉर एग्जांपल अभी आप बीजेपी का एग्जांपल ले लो तो उसके अंदर में आपको मोदी जी, अमित शाह और भी कई सारे मल्टीपल लीडर्स जो होंगे वो आपको बीजेपी के फेस के तौर पे दिखेंगे। ओके, देन उसके नीचे आ जाते हैं एक्टिव मेंबर, जैसे कांग्रेस के अंदर में आपको सोनिया गांधी, राहुल गांधी, ये सभी लोग दिखेंगे। ओके, तो उसके बाद फिर एक्टिव मेंबर आ जाते हैं जो फुल टाइम बीजेपी, कांग्रेस, इन सब के लिए, उनके प्रचार के लिए, उनके जो भी लाइक आइडियोलॉजी होते हैं उसको स्प्रेड करने के लिए, लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा इस आइडियोलॉजी के साथ जोड़ने में। ठीक है, तो ये एक्टिव मेंबर्स जो दूसरे नंबर पे होते हैं वो काम करते हैं। ओके, फिर तीसरे नंबर पे आ जाते हैं द फॉलोअर्स, वो हमारे आपके जैसे पब्लिक जो अपने डेली रूटीन को छोड़ के नहीं जा सकते, बट उनको लगता है कि ये आइडियोलॉजी सही है, हमारा जो आइडियोलॉजी है ये इनके आइडियोलॉजी के साथ मैच कर रहा है, तो ये हो जाते हैं फॉलोअर्स। ओके, ये एक्टिव मेंबर्स की तरह जाके अपना पूरा टाइम इसके अंदर में नहीं देते हैं, जस्ट जब भी वोटिंग का टाइम आता है, इलेक्शन का टाइम आता है, तो एज दे आर फॉलोअर्स ये क्या करते हैं, उनको वोट कास्ट करते हैं एंड उस आइडियोलॉजी को सपोर्ट करते हैं, उनको मेजॉरिटी दिलाने का कोशिश करते हैं ताकि वो पावर होल्ड करके गवर्नमेंट फॉर्म करे। ओके, समझ में आ गया। और एक्टिव मेंबर क्या होते हैं, ये फुल टाइम मेंबर होते हैं जो कि उसके आइडियोलॉजी को स्प्रेड करने की कोशिश करते हैं। फॉलोअर्स हार्डली क्या करेंगे, या तो ये अपने वोटिंग राइट को यूज़ करेंगे एंड साथ ही साथ अगर ये कहीं पे इनको मौका मिलेगा तो जो भी आइडियोलॉजी को वो फॉलो कर रहे हैं उसको प्रीच करने का कोशिश करेंगे, मतलब लोगों तक पहुंचाने का कोशिश करेंगे। बट ये एक्टिव मेंबर इतने फुल टाइम मेंबर होते नहीं है। सिंपली जस्ट आप खुद को या किसी और को इमेजिन कर लो सोसाइटी के अंदर में, अपने फैमिली के अंदर में, रिलेटिव के अंदर में, कि देखना वो किसी खास पार्टी के आइडियोलॉजी को ज़्यादा सपोर्ट कर रहे होंगे। ओके, मे भी कुछ लोग न्यूट्रल हो सकते हैं बट आपको ज़रूर ऐसे लोग मिल जाएंगे। इंडियंस तो मतलब उनके लाइक ब्लड में ही पॉलिटिक्स लाइक मिक्स है, तो आप बहुत ईजिली आपको ऐसे लोगों को आप आइडेंटिफाई कर पा रहे होंगे कि जो किसी खास आइडियोलॉजी को सपोर्ट कर रहे हैं, तो उस बेसिस पे आप उनको बोल सकते हो कि ये जो पर्सन ए है, बी है, सी है या कोई भी है, ये किसी खास पार्टी को फॉलो कर रहा है, सो वो फॉलोअर्स हो जाएंगे। ओके, तो आपको लीडर समझ में आ गया, एक्टिव मेंबर समझ में आ गया एंड फॉलोअर समझ में आ गया। जैसे अभी भारत जोड़ो यात्रा जो चल रहा है राहुल गांधी जी का, इसके अंदर में कौन है, राहुल गांधी एज अ लीडर है, और जो जितने भी कांग्रेस के लीडर एक्टिव मेंबर जुड़े हुए हैं जो कि पूरे यात्रा में उनके साथ हैं, ठीक है, फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ, एंड फिर कुछ लोग फॉलोअर्स हैं जो घर में बैठ के इस चीज़ों को सपोर्ट कर रहे हैं, अच्छा बता रहे हैं, या
जो फॉलो नहीं कर रहे वो उसको क्रिटिसाइज कर रहे हैं। सो आपको वो इस तीसरे लेवल पे मिल जाएंगे। बट आपको दो मिलेंगे, एक लीडर एंड एक्टिव मेंबर जो कि उस पूरे यात्रा में खड़े हैं। ओके, फिर हमारा आता है कि क्यों नीड है भाई पॉलिटिकल पार्टी का, नीड क्यों आया ऐसा। तो सिंपल सा इसका है कि हमने चूज करा है रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी। ओके, वी हैव ऑप्टेड फॉर रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी। तो वहाँ पे 135 CR, मोर देन 135 CR जो हमारा पॉपुलेशन है, तो शायद ये प्रैक्टिकल नहीं होगा कि हर कोई जाके पॉलिसी डिसाइड कर रहा है, अपने हिसाब से लॉज बना रहा है, ठीक है। तो ये चीज़ पॉसिबल नहीं है। तो इसके लिए हम अपने रिप्रेजेंटेटिव को चूज़ करते हैं। एंड ये रिप्रेजेंटेटिव कौन देगा, तो यहाँ पे पॉलिटिकल पार्टी एज एन एजेंसी काम करती है जो कि रिप्रेजेंटेटिव देने का काम करती है। बिकॉज बाय सीइंग द पार्टी हमको पता चलता है कि किस आइडियोलॉजी के साथ हमको जाना है। ओके, दैट्स इट। फिर नेक्स्ट आता है कि अगर कोई पॉलिटिकल पार्टीज होती है, ओके, तो उनके क्या क्या फंक्शंस होते हैं, लाइक वो जो ग्रुप होती है वो क्या करती है बेसिकली। तो सबसे पहले वो इलेक्शंस कंटेस्ट करती है, डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टीज खुद में इलेक्शंस के अंदर में compete करती है। जो डिफरेंट आइडियोलॉजी होते हैं वो एक दूसरे के साथ compete करते हैं। ओके, देन वो पॉलिसीज एंड प्रोग्राम मतलब एक वेलफेयर स्टेट के लिए या फिर वेलफेयर कंट्री के लिए वो डिफरेंट पॉलिसीज एंड प्रोग्राम बनाएगी कि इस तरीके से स्टेट डेवलप कर सकता है, इस तरीके से कंट्री डेवलप हो सकता है, ठीक है। देन दे विल मेक लॉ आफ्टर फॉर्मिंग गवर्नमेंट और आफ्टर कमिंग इनटू द पावर। ये क्या करेंगे, लॉज बनाएंगे, ऑर्डिनरी लॉज बनाएंगे। फिर मेजॉरिटी मिलने के बाद ये गवर्नमेंट रन करेंगे। गवर्नमेंट के भी फिर जितने फंक्शंस होते हैं, स्पेसिफिक फंक्शंस होते हैं, इनको ये कैरी ऑन करेंगे। फिर जो लोग बेसिकली जिनकी पार्टी मेजॉरिटी में नहीं आ पाती है, जिनकी पार्टी माइनॉरिटी में आएगी, मतलब सपोज पार्टी ए एंड पार्टी बी के बीच में इलेक्शन कंटेस्ट हो रहा था, तो ए को मेजॉरिटी मिला, बी माइनॉरिटी के अंदर में, तो ए यहाँ पे आएगी, दे विल फॉर्म गवर्नमेंट एंड रन गवर्नमेंट। ओके, एंड बी यहाँ पे आएगी, ये माइनॉरिटी में आएगी एंड इनका रोल हो जाएगा अपोजिशन का। ये क्या करेंगे, गवर्नमेंट के जो भी डिसीजंस होंगे, अगर वो लाइक किसी कम्युनिटी को टारगेट कर रही है या कर रहा है, या फिर किसी रिलीजन या ऐसे कुछ भी चीज़ों को टारगेट किया जा रहा है, तो ये बेसिकली यहाँ पे जो होते हैं अपोजिशन उस चीज़ को क्रिटिसाइज करते हैं इन द फेवर ऑफ पब्लिक। ओके, फिर ये पब्लिक ओपिनियन शेप करते हैं। पब्लिक ओपिनियन कैसे शेप करा जाता है, ये भी अगेन मेजॉरिटी एंड माइनॉरिटी के ऊपर होगा कि, ठीक है, कि हमारे डेमोक्रेसी में क्या होता है कि मेजॉरिटी जो डिसाइड करता है उस चीज़ को तो एक्सेप्ट किया जाता है। ओके, उस चीज़ों को एक्सेप्ट करा जाता है, बट माइनॉरिटी को इग्नोर बिल्कुल नहीं किया जाता, उनको भी रिस्पेक्ट करा जाता है। एंड नो डाउट एक्सेप्ट तो मेजॉरिटी को करा जाएगा, बट माइनॉरिटी को हम बिल्कुल इग्नोर नहीं करते हैं, like other form of government. Okay, so unlike other form of government, in democracy we always accept majority, but at the same time we also respect the emotion, feeling और the sentiments of minority. Okay, इनके भी जो भी चीज़ होते हैं उनको भी हम रिक्वेस्ट करते हैं, कंसिडर करते हैं, ठीक है, एंड ज़रूरत पड़ने पे उसको भी हम एक्सेप्ट करते हैं। अब है नेसेसिटी, कि पॉलिटिकल पार्टी ना होता तो क्या होता है। ऐसा सिचुएशन सोचो कि सपोज ए बी सी डी ई, ओके, तो ये 5 डिफरेंट इंडिविजुअल हैं जो कि इलेक्शन के अंदर में कंटेस्ट करने आए हैं, एक दूसरे को कम्पीट करने आ रहे हैं, और ये सभी डिफरेंट आइडियोलॉजी से बिलोंग करते हैं, ये सभी इंडिपेंडेंट मेंबर है। तो हम लोग केस ऑफ इंडिपेंडेंट कैंडिडेट दे रहे हैं। अब होगा क्या कि ए अपने तरीके से चुन के आया, बी सी डी ई सभी कोई अपने अपने तरीके से चुन के आया, तो इनके अंदर में कोई भी कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं रहेगा, कि इनको लगेगा कि हम तो अपने अपने दम पे जीत के आए हैं, ठीक है। सो दे विल नॉट हैव एनी टाइप ऑफ कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी, और ठीक है, तो ये हमको यहाँ पे क्या मिलेगा, लैक मिलेगा, कि अगर पॉलिटिकल पार्टीज नहीं हो। पॉलिटिकल पार्टीज होने से कैसे कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी आएगा, तो जैसे ही पॉलिटिकल पार्टीज होंगे, सपोज अब ABCD को अब कंसिडर करो कि एक पॉलिटिकल पार्टी से आ रहे हैं, तो यहाँ पर अगर कोई भी चीज़ गलत किया, ठीक है, तो BCDE आप किसी से भी इस चीज़ को पूछ सकते हो, हर कोई इस चीज़ के लिए रिस्पॉन्सिबल होगा। ओके, जस्ट लाइक एक फैमिली को आप इमेजिन करो,
फैमिली के अंदर क्या होता है कि एक मेंबर अगर कुछ कर रहा होता है तो बाकी मेंबर भी कहीं ना कहीं डायरेक्टली या इनडायरेक्टली रिस्पॉन्सिबल हो जाते हैं, उनका वो भी आंसरेबल हो जाते हैं। ठीक है, तो वही सेम कहानी कि पॉलिटिकल पार्टीज एक्ट लाइक अ फैमिली, जहाँ पे ये कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी शो करते हैं इन अ डेमोक्रेसी। ओके, अब गांव के अंदर में आप देख लो, नॉन पार्टी बेस्ड इलेक्शंस होते हैं बहुत से स्टेट के अंदर में, जब पंचायत इलेक्शंस होते हैं, लाइक बिहार के अंदर ही होता है, यूपी के अंदर तो आपको पार्टी सिस्टम मिलेगा पंचायत इलेक्शन के अंदर में, तो बिहार का बेस्ट एग्जांपल ले सकते हो, जिसके अंदर में पंचायत इलेक्शन जो होता है वो नॉन पार्टी बेस्ड होता है। इसके अंदर में लाइक होता क्या है कि जो गांव के लोग होते हैं वो खुद ही अपने अपने पसंदीदा कैंडिडेट के हिसाब से वो खुद ही विलेज के अंदर में बढ़ जाते हैं। तो दिस इज द सेम थिंग लाइक एक पार्टी भी यही करती है कि गांव में अब ये जो लोग एक दूसरे, पॉपुलेशन सपोज गांव का 100 लोगों का पॉपुलेशन है, ठीक है, 25 25 25 एंड 25 ऐसा करके 4 ग्रुप बट गया। ओके, तो मतलब यहाँ पे 4 कैंडिडेट को लेके 4 ग्रुप, 4 लोगों का आइडियोलॉजी बट गया। अब ऐसे में तो खैर क्लासेस हो जाएंगे, बट इसमें सपोज करो कि किसी को मेजोरिटी आया, अगर हम अदर नंबर लेते हैं तो किसी को मेजोरिटी आ जाएगा, फिर वो वहाँ पे नो डाउट जीत के आएगा एज अ रिप्रेजेंटेटिव। तो यहाँ पे पंचायत में भी लोग क्या कर रहे हैं, नॉन पार्टी सिस्टम है, फिर भी लोग क्या कर रहे हैं, आइडियोलॉजी के हिसाब से गांव के लोग डिवाइड हो जा रहे हैं विद देयर कैंडिडेट। तो पार्टी भी यही चीज़ करनी आती है, तो इसीलिए नेसेसिटी है कि पार्टी होगा, चीज़ें थोड़ी इंस्टीट्यूशनलाइज हो पाएगी, एंड नो डाउट पार्टी विल वर्क एज एन एजेंसी। सो यहाँ पे देखो कि जैसे ही हमारे यहाँ रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी है, वेयर पॉलिटिकल पार्टी एक्ट एज एजेंसी टू गैदर डिफरेंट व्यूज़। अब यहाँ पे क्या, ये 25 लोगों का इट मीन्स व्यू एक है, ये 25 का एक है, तो उसी तरीके से ये भी क्या करती है, द पॉलिटिकल पार्टी विल गैदर डिफरेंट व्यू ऑन वेरियस इश्यूज एंड टू प्रेजेंट दीज टू द गवर्नमेंट, और वो गवर्नमेंट तक नॉर्मली पहुँचाएगी। एंड मतलब हर, मान लो स्टूडेंट वर्ग है, उनका कुछ अपना प्रॉब्लम है, अपना ग्रीवांसेस है, जो टीचर्स हैं उनका अपना ग्रीवांसेस है, जो ऑटो यूनियन के लोग हैं उनका अपना ग्रीवांसेस है, तो हर कोई हमेशा जरूरी नहीं है कि वो खुद ही गवर्नमेंट के पास जाए। सो पॉलिटिकल पार्टी विल एक्ट एज एन एजेंसी ऑन देयर बिहाफ। वो क्या करेगी, जितने भी इश्यूज है उसको लेके वो गवर्नमेंट तक जाएगी, एंड गवर्नमेंट को उन चीज़ों के बारे में फिर वो अवेयर करेगी। ओके, सो एक क्वेश्चन भी मैंने यहाँ पे दिया है कि वाई और एक्सप्लेन पार्टीज आर ए नेसेसरी कंडीशन फॉर अ डेमोक्रेसी। तो ये आपको बोर्ड के अंदर पूछ सकता है, तो आप उसके अंदर में केस ऑफ इंडिपेंडेंट कैंडिडेट का दिखा सकते हो कि कैसे इंडिपेंडेंट कैंडिडेट होगा, पार्टी नॉन पार्टी सिस्टम होगा तो वहाँ पे कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं आ पाएगा, पार्टी होने से कैसे कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी आएगा, एक का किया हुआ एक्ट वो बाकी को कैसे इन्फ्लुएंस करेगा। नॉन पार्टी सिस्टम अगर पंचायत के अंदर होते हैं तो फिर भी लोग खुद को पार्टी सिस्टम की तरह ही अपने अपने पसंदीदा कैंडिडेट के हिसाब से डिवाइड कर लेते हैं, तो वो भी आप उधर मेंशन कर सकते हो। एंड रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी में किस तरीके से जो पार्टी होने से ये क्या करती है, इश्यूज़ को गैदर करती है, चीज़ों को गैदर करती है, ग्रीवांसेस को गैदर करके गवर्नमेंट तक पहुँचाती है। ओके, सो इन सब चीज़ों को आप इस क्वेश्चन के अंदर में मेंशन कर सकते हो, तो आप इसे ज़रूर प्रैक्टिस करना। नेक्स्ट है कि पार्टीज़ कितने तरह के हो सकते हैं। ओके, कितने टाइप के पार्टी हो सकते हैं। सो पार्टी 3 तरह के होते हैं, सिंगल पार्टी सिस्टम, 2 पार्टी सिस्टम एंड मल्टी पार्टी सिस्टम। अब सिंगल पार्टी सिस्टम क्या होता है कि कंट्री खुद को डेमोक्रेटिक कंट्री तो बोल रहा है जस्ट लाइक चाइना, बट उसके अंदर में आपको एक ही पार्टी मिलेगा, कम्युनिस्ट पार्टी। ओके, तो वहाँ पे नो डाउट इलेक्शन होते हैं चाइना के अंदर में, वहाँ पे प्रेसिडेंशियल इलेक्शन होता है, तो इलेक्शन होता है तो इसलिए हम डेमोक्रेसी तो वहाँ बोल सकते हैं, बट वहाँ पे आपके पास एक ही ऑप्शन होता है, कम्युनिस्ट पार्टी। अगर किसी को वहाँ पे लीडर बनना है, गवर्नमेंट का पार्ट बनना है, तो आपको कम्युनिस्ट पार्टी ही ज्वाइन करनी होगी वहाँ पे। ओके, नेक्स्ट हमारे पास 2 पार्टी सिस्टम होता है, कंट्री लाइक यूएस एंड यूके, जहाँ पे नॉर्मली कांग्रेस एंड रिपब्लिक 2 पार्टी होती है, एंड इनके बीच में आइडियोलॉजिकल डिफरेंसेस होते हैं, एंड फिर वहाँ पे इनके बीच में इलेक्शन कंटेस्ट होते हैं, एक दूसरे को compete करते हैं अपने आइडियोलॉजी के हिसाब से, एंड फाइनली लोग जिसको पसंद करते हैं तो वो चीज़ आते हैं। वहाँ पे 2 ही पार्टी होती है। फिर कंट्री लाइक इंडिया तीसरा आ जाता है, जहाँ पे मल्टी पार्टी सिस्टम होता है। इंडिया के अंदर में आप देखो तो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया से ही रजिस्टर्ड लगभग 750 से भी ज़्यादा पार्टीज़ है। नो डाउट ये 750 सभी सीरियस पार्टी तो नहीं है, बट रजिस्टर्ड तो है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के तहत। तो
अगर सीरियस पार्टी देखें, अगर हम फर्स्ट स्लाइड के ऊपर देख रहे थे, लाइक बीजेपी थी, कांग्रेस थी, और भी डिफरेंट आम आदमी पार्टी वगैरह थी, तो वो सभी क्या है, सीरियस एंड रिकॉग्नाइज्ड पार्टी है। तो इंडिया के अंदर में आपके पास मल्टीपल चॉइस होता है। तो मल्टीपल चॉइस होने से फ़ायदा क्या होगा कि लाइक आपके पास डिफरेंट ऑप्शंस होंगे, एंड ऑप्शंस होने के कारण इन पार्टी के बीच में एक अच्छा कंपटीशन होगा, एंड कंपटीशन होने के कारण ये अच्छे से काम कर पाएगा। अब चाइना के केस में देखो, एक ही पार्टी, कम्युनिस्ट पार्टी, ये अच्छे से काम करे चाहे नहीं करे, इनको कोई डर नहीं है, बिकॉज यहाँ पे एक ही पार्टी है। अल्टीमेटली पार्टी के लोग डिसाइड कर रहे हैं यही प्रेसिडेंट होगा आने वाले सालों तक, तो वही होगा, ठीक है। बट यहाँ पे यूके में यूके एंड यूएसए में थोड़ा सा लाइक ऑप्शंस ज़्यादा मिलता है, एंड हमारे इंडिया में ऑप्शंस हमारे यहाँ बहुत ज़्यादा होता है मल्टी पार्टी सिस्टम के तहत, जहाँ पे जो वोटर्स होते हैं उनके पास चॉइसेस होते हैं। बट आगे हम देखेंगे थोड़े इसमें डिमेरिट्स भी हैं, बट फिलहाल हमारे पास चॉइसेस ज़्यादा होते हैं, जिसके कारण जो कैंडिडेट होते हैं वो बेहतर ही करने का कोशिश करते हैं, बिकॉज दे न्यू कि अगर हम अच्छे से काम नहीं करेंगे तो आने वाले साल में हमें वोट नहीं दिया जाएगा। ओके, अब दो टर्म है इसके अंदर में, अलायंस एंड कोलिशन क्या होता है इस चीज़ को हम लोग देखते हैं। देखो, सपोज इलेक्शन होने वाले हैं, ठीक है, इलेक्शन होने वाले हैं, एंड पार्टी ए एंड बी को पता है कि इंडिविजुअली हम जीत नहीं सकते। ओके, मतलब ये इंडिविजुअली भी फाइट कर सकते हैं, तो ए बी सी मान लो 3 पार्टी है। अब ए और बी को पता है कि इंडिविजुअली अगर ये इलेक्शन में गए तो ये जीत नहीं पाएंगे, एंड सी यहाँ पे बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट है कि ये तो भाई ये जीतेंगे। ओके, सो व्हाट ए एंड बी विल डू, ये साथ में मिलकर इलेक्शन कंटेस्ट करेंगे। तो जब ये साथ में मिल जाएंगे तो दे विल फॉर्म एन अलायंस, ये एक अलायंस करेंगे फॉर्म। ओके, एंड ये इलेक्शन में सी के खिलाफ साथ में मिलके फाइट करेंगे, साथ में मिलके कम्पीट करेंगे। तो जब इलेक्शन से पहले गठबंधन हो जाए तो इसको हम अलायंस बोलते हैं। व्हेन सेवरल पार्टीज, तो यहाँ पे मैंने 2 का एग्जांपल लिया, कई पार्टीज हो सकते हैं। व्हेन सेवरल पार्टीज इन अ मल्टी पार्टी सिस्टम, मल्टी पार्टी सिस्टम कहाँ है, इंडिया के अंदर में, जहाँ पे हमारे पास बहुत से ऑप्शंस है पार्टी के नाम पे। ओके, तो व्हेन अ सेवरल पार्टी इन अ मल्टी पार्टी सिस्टम ज्वाइन हैंड्स, मतलब ये सपोर्ट देते हैं फॉर द पर्पस ऑफ कंटेस्टिंग इलेक्शन एंड विनिंग पावर, कि इनको पता है इंडिविजुअल गए इलेक्शन में तो सी के सामने तो हम लोग कम्पीट नहीं कर पाएंगे। सो क्या करना चाहिए हमको, ए और बी को ये यहाँ पे समझ गए कि हमको साथ में आना चाहिए। तो बिफोर इलेक्शन ये अगर ऐसा कुछ भी गठबंधन जैसा फॉर्म करते हैं, साथ में आते हैं, ओके, तो इसको हम लोग अलायंस बोलते हैं। अब एक सिचुएशन सोचो कि अगेन ए बी सी था, इंडिविजुअली ये लोग गए इलेक्शन कंटेस्ट करने, बट तीनों में से किसी को मेजॉरिटी नहीं आ पाया, ठीक है। जब तीनों में, इसके अंदर में इंडिविजुअली ये लड़ रहे हैं, इसके अंदर में ए और बी इलेक्शन से पहले यहाँ पे कंबाइन हो चुके हैं, तो यहाँ पे ए बी और सी क्या कर रहे हैं, इंडिपेंडेंटली अपने अपने पार्टी के कैंडिडेट को उतार रहे हैं, बट मेजॉरिटी किसी को नहीं आया। तो अब क्या हो रहा है, सपोज 10 टोटल सीट था, टोटल नंबर ऑफ सीट्स कितने थे, 10 थे, जिसके अंदर में 3 इसको आया। ओके, एंड फिर लाइक 4 इसको आया एंड 3 इसको आया। ओके, सो नो डाउट, फॉर एग्जांपल यहाँ पे हम 9 सीट का एग्जांपल लेते हैं। ओके, सो 3 3 3, सो किसी को मेजॉरिटी नहीं आया। तो इस केस में लाइक होगा क्या कि अगर ए और बी इलेक्शन के बाद कंबाइन हो जाए, देन दे विल गेट मेजॉरिटी, 6 आ गया इनके पास। ओके, सो अब ये क्या कर सकते हैं, गवर्नमेंट फॉर्म कर सकते हैं। तो इलेक्शन से पहले जो कोलिशन होता है उसको हम लोग अलायंस बोलते हैं, एंड इलेक्शन के बाद जो ये लोग कंबाइन करेंगे, साथ में आएंगे, व्हेन नो पार्टी हैज़ गेन द मेजॉरिटी इन द इलेक्शन, सो दे कम टुगेदर टू फॉर्म गवर्नमेंट। तो इस चीज़ को हम लोग बोलते हैं कोलिशन। ओके, आई होप आपको ये समझ में आएगा। तो इसके ऊपर क्वेश्चन भी पूछ सकता है कि वाई देयर इज़ अ मल्टी पार्टी सिस्टम इन इंडिया, इंडिया में मल्टी पार्टी सिस्टम क्यों है। चाइना हमसे ज़्यादा पॉपुलेशन वाला कंट्री है, उसके अंदर में लाइक आपको सिंगल पार्टी सिस्टम देखने के मिल रहा है, वहाँ पे बस एक ही कम्युनिस्ट पार्टी है। यूके यूएस थोड़ी हमसे ज़्यादा डेवलप एंड बड़े इकॉनमी है, यूके को अब तो हटा देना चाहिए। यूएसए को हम ले सकते हैं कि वो हमसे बड़ी इकॉनमी है, बट वहाँ पे भी डुअल पार्टी सिस्टम ही है। बट इंडिया में ऐसा क्या ज़रूरत पड़ा, ये लॉट्स ऑफ एक्सपेंडिचर तो नहीं है, मतलब एक्सपेंस तो नहीं हो जाएगा। तो ये सब चीज़ देखना है। तो मल्टी पार्टी सिस्टम क्यों इंडिया ने ऑप्ट करा, तो सिंपल है, हमारे यहाँ सोशल और जोग्राफिकल डाइवर्सिटी बहुत ज़्यादा है।
उतना यूएसए में नहीं है, उतना यूके में नहीं है, उतना चाइना में नहीं है। तो हम इस डाइवर्सिटी में हर किसी को रिप्रेजेंट करने के चक्कर में, हर रिलीजन, हर कम्युनिटी, हर लैंग्वेज, ठीक है, तो किसी न किसी मुद्दे के ऊपर एक पार्टी बन जाती है। तो इसीलिए इस डाइवर्सिटी को टैकल करने के लिए, इस डाइवर्सिटी को एड्रेस करने के लिए हम क्या कर रहे हैं, हमारे यहाँ मल्टी पार्टी सिस्टम है। ओके, तो आप इस चीज़ को आंसर में एक्सप्लेन कर सकते हो, सोशल एंड ज्योग्राफिकल डाइवर्सिटी, जिसके कारण हमारे यहाँ बहुत सारे लैंग्वेज है, हमारे रिलीजन है। ओके, तो ज्योग्राफिकल डाइवर्सिटी है, लाइक हिली रीजन है, प्लेन है, तो जिसके कारण रिसोर्स का इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन नहीं है। तो हर चीज़ को रेड्रेस करने के लिए हमारे यहाँ मल्टीपल पार्टी सिस्टम है कि रिप्रेजेंटेशन हो सके हर एक छोटे से बड़े कम्युनिटी का। ओके, देन भी है पॉलिटिकल पार्टीज़, कि पॉलिटिकल पार्टीज़ कैसे बनता है, किस तरीके से, लाइक ऐसे तो नहीं घर के अंदर में हम पॉलिटिकल पार्टी बना लिए, आज से हम बोल लिए कि एक पॉलिटिकल पार्टी है, तो क्या इतना काफ़ी होगा? तो नहीं, सबसे पहले जब भी आप पार्टी बनाओगे तो आपको इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के से रजिस्टर्ड करना पड़ेगा। ओके, देन इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया आपको रिकॉग्नाइज करेगी कि आप एक सीरियस पार्टी हो कि नहीं हो। अगर उसके जो भी क्राइटेरियाज होते हैं उस पर आप खड़े उतरे, देन इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के तहत आप रिकॉग्नाइज पॉलिटिकल पार्टी कहलाओगे। ओके, तो क्या क्या क्राइटेरिया होता है? स्टेट पार्टी बनने के लिए एटलीस्ट 6% टोटल वोट चाहिए आपको स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली के अंदर में। किसी भी स्टेट में एटलीस्ट 6% टोटल वोट चाहिए, जो भी उस साल वोट हुआ होगा स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली के अंदर में वो, और साथ ही साथ कम से कम 2 सीट लेजिस्लेटिव असेंबली के अंदर में, वही स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली के अंदर में आपका होना चाहिए, तभी जाके आप स्टेट पार्टी बन सकते हो। ये क्राइटेरिया है। रजिस्टर्ड हो गया, डैट इज़ ओके। उसके बाद रिकॉग्नाइज होने के लिए, रिकॉग्नाइज पॉलिटिकल पार्टी कहलाने के लिए, मतलब सीरियस पॉलिटिकल पार्टी कहलाने के लिए ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि स्टेट पार्टी के तौर पे आने के लिए आपको 6% टोटल वोट चाहिए किसी भी स्टेट के अंदर के स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली में, और साथ ही साथ 2 सीट्स भी चाहिए। ओके, नेशनल पार्टी का क्या क्राइटेरिया है? आपको 6% वोट चाहिए लोकसभा में, या यहाँ पे और है देखो, एंड यहाँ पे एंड है, मतलब यहाँ पे आपको ये और ये दोनों क्राइटेरिया फुलफिल करने हैं। बट नेशनल पार्टी में या तो आप 6% वोट ले आओ लोकसभा के अंदर में, और किसी भी असेंबली इलेक्शन में, मतलब किसी भी स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली में कम से कम 4 स्टेट में एटलीस्ट आपके 4 मतलब उसके अंदर में जीत जाओ, या तो 4 सीट किसके अंदर में लाओ, लोकसभा के अंदर में ले आओ। ओके, सिंपल है कि स्टेट पार्टी की कुछ क्राइटेरियाज हैं, 6% इन स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली, और साथ ही साथ 2 सीट स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली में। ओके, यहाँ पे भी 6% टोटल वोट इन लोकसभा, लोकसभा का जो टोटल वोट हुआ होगा उसमें 6% लाना है, और असेंबली इलेक्शन जो 4 स्टेट में हुआ होगा उसमें आप जीत जाओ, और साथ ही साथ 4 सीट आप लोकसभा के अंदर मिले हो। ठीक है, देन आपको रिकॉग्नाइज कर दिया जाएगा इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के तहत, आपको रिकॉग्नाइज पॉलिटिकल पार्टीज। ओके, फिर पॉलिटिकल पार्टीज को कुछ प्रिविलेज मिलते हैं, लाइक जो बड़े पॉलिटिकल पार्टी, जो लार्जर या फिर एस्टेब्लिश पॉलिटिकल पार्टी होते हैं, जैसे कि बीजेपी, कांग्रेस। ओके, सो उनको क्या मिलता है? उनको यूनिक सिंबल मिलता है। यूनिक सिंबल लाइक आपको पता है कमल, जो लोटस है वो इनको मिला है, इनको हाथ छाप मिला है, हैंड मिला है। ठीक है, तो जो ऑफिशियल कैंडिडेट होते हैं बीजेपी के या फिर कांग्रेस के, वो इस सिंबल को यूज़ कर पाएंगे। ओके, सो ये स्पेशल प्रिविलेज मिलता है। अब आज कोई पार्टी आया, वो जस्ट इलेक्शन कमीशन के अंदर में रजिस्टर्ड हो गया, तो उतना काफ़ी नहीं है कि उसको यूनिक सिंबल मिल जाएगा। ओके, तो नेशनल पार्टीज़ अभी तक 2006 के हिसाब से जो 6 पार्टीज़ हैं नेशनल पार्टी। ओके, और तो सबसे पहला जिसके अंदर में सबसे पुराना हम देखते हैं इंडियन नेशनल कांग्रेस है, जिसको हम लोग INC भी बोलते हैं, एंड इसका एस्टेब्लिशमेंट 1885 में हुआ था। आइडियोलॉजी, अच्छा क्वेश्चन क्या पूछेगा आपको पार्टीज़ के ऊपर से? एक तो आइडियोलॉजी पूछ सकता है, दूसरा लीडर्स पूछ सकता है, और उसका अलायंस का क्या नाम होता है। मतलब अलायंस हम लोगों ने क्या समझा था कि इलेक्शन से पहले इनको लगेगा कि ये अकेले नहीं जीत पाएंगे, इंडिपेंडेंटली ये इलेक्शंस के अंदर में नहीं कम्पीट कर पाएंगे, देन दे विल फॉर्म अलायंस विद सम अदर पार्टी, किसी और पार्टी के साथ वो अलायंस फॉर्म करेंगे। सो यहाँ पे क्या है, ये जो इंडियन नेशनल कांग्रेस है जो 1885 में आई है, इंग्लिश के टाइम पे ही आई थी, उस टाइम हम लोग कॉलोनी थे अंग्रेजों के। तो इनका आइडियोलॉजी है कि मॉडर्न, सेकुलर, डेमोक्रेटिक, रिपब्लिक,
सपोर्ट न्यू इकोनॉमिक रिफॉर्म। तो बेसिकली ये मॉडर्नाइजेशन को सपोर्ट करते हैं, ये सेकुलरिज्म को सपोर्ट करते हैं। सेकुलरिज्म मीन्स जहाँ पे हम किसी एक धर्म को प्रमोट नहीं कर रहे हैं या फिर नेशनल रिलीजन के तौर पे रिकॉग्नाइज नहीं कर रहे हैं। डेमोक्रेटिक सेटअप को ये प्रमोट करेगी। ओके, रिपब्लिक जहाँ पे हेड ऑफ द स्टेट क्या होना चाहिए, कंट्री के जो हेड है वो इलेक्टेड होना चाहिए। लाइक हमारे यहाँ जो प्रेसिडेंट है, प्रेसिडेंट हमारे यहाँ क्या है, इलेक्टेड है, उनको हम लोग चुनते हैं, नॉट डायरेक्टली, इनडायरेक्टली चूज करते हैं, बट ये इलेक्टेड है, जिसके कारण हमारा कंट्री क्या हो जाता है, रिपब्लिक हो जाता है। बट इन केस ऑफ यूके, ठीक है, यूनाइटेड किंगडम में क्या है कि सबसे ऊपर बैठे होते हैं क्राउन, और क्राउन उनका इलेक्टेड नहीं, बिकॉज ये तो मोनार्क है, ठीक है, तो ये इलेक्टेड नहीं होते हैं। दैट्स वाई ये यूके डेमोक्रेटिक कंट्री तो है बट रिपब्लिक कंट्री नहीं है। ओके, फिर यहाँ पे आप देखो ये नए इकोनॉमिक रिफॉर्म जो आए थे उनको ये सपोर्ट करते हैं। इसके वैसे 1885 से तो कई सारे लीडर हुए, बट जवाहरलाल नेहरू इंपॉर्टेंट इसलिए हैं क्योंकि ये फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर बने थे, ओके, पीएम बने थे इंडिपेंडेंट इंडिया के, तो इसलिए। अब ये कांग्रेस, इंडियन नेशनल कांग्रेस किसी के साथ अलायंस फॉर्म करती है तो वो उसका नाम होता है यूपीए, दैट इज यूनाइटेड प्रोग्रेसिव अलायंस। ओके, नेक्स्ट आता है हमारे पास भारतीय जनता पार्टी, जिसका शुरुआत 1980 में हुआ था। इसका आइडियोलॉजी है कल्चरल नेशनलिज्म, कि हमारा जो कल्चर है, जो हमारा नेशनल कल्चर रहा है, उस चीज़ को हम बढ़ावा दें, उसके पॉजिटिवनेस को हम लोग आगे बढ़ाएं, तो ये कल्चरल नेशनलिज्म आपको मिलेगा। ओके, इनका मानना है कि पॉलिटिकल और टेरिटोरियल इंटीग्रेशन होना चाहिए जम्मू एंड कश्मीर का, जो आज का पीओके है, पाक ऑक्युपाइड कश्मीर है, उसको हम एक दिन इंटीग्रेट कर लेंगे, इंटीग्रेशन उसका करेंगे अपने इंडिया के मेनलैंड के अंदर में। ओके, जस्ट लाइक इसके अंदर में लीडर्स के तौर पे आप अभी जानते ही हो, क्योंकि बिकॉज अभी यही रूलिंग पार्टी है बीजेपी, तो आपको नरेंद्र मोदी जी एज अ प्रधानमंत्री के तौर पे मिलेंगे, अमित शाह मिलेंगे आपको होम मिनिस्टर के तौर पे, जेपी नड्डा मिलेंगे, इनके जो राष्ट्रीय अध्यक्ष है, पार्टी प्रेसिडेंट है, उसके तौर पे आपको मिल जाएंगे। अब जस्ट लाइक जैसे वहाँ पे हम लोगों ने देखा था कि यूपीए था, यूनाइटेड प्रोग्रेसिव अलायंस था कांग्रेस के केस में, कि तो यहाँ पे अगर भारतीय जनता पार्टी किसी के साथ अलायंस फॉर्म करती है तो उसको हम लोग एनडीए बोलते हैं, नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस। ओके, तो अलायंस आई होप आपको याद होना चाहिए कि इलेक्शन से पहले हम किसी के साथ क्या कर रहे हैं, कंबाइन हो जा रहे हैं। ओके, देन है हमारे पास कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, ये 1964 में आई थी। ये मार्क्सिज्म और लेनिज्म के आइडियोलॉजी में बिलीव रखती है। इनका जो आइडियोलॉजी है वो सोशलिज्म को सपोर्ट करता है, सेकुलरिज्म को करता है, ओके, डेमोक्रेसी को करेगा। ये अपोज करते हैं इंपेरियलिज्म को, वो मोनार्क वाले चीज़ों को, कम्युनलिज्म को। ये नई इकोनॉमी पॉलिसी को बहुत ज़्यादा क्रिटिसाइज कर रहे थे। हम लोगों ने देखा कि आईएनसी नए इकोनॉमिक पॉलिसी को सपोर्ट कर रही थी, बट ये नए इकोनॉमिक पॉलिसी को बहुत ज़्यादा क्रिटिसाइज कर रही थी, क्योंकि इनका मानना था उससे कैपिटलिस्ट लोगों का फायदा होगा, और ये तो सपोर्टर है सोशलिज्म का, तो जो सोशलिज्म का सपोर्टर होगा वो कैपिटलिस्ट को सपोर्ट नहीं कर सकता। जो कैपिटलिस्ट ये या फिर कैपिटलिज्म थॉट को जो सपोर्ट करता है वो सोशलिज्म को नहीं करेगा, बिकॉज यहाँ पे प्राइवेट पार्टी या इंडिविजुअल्स को अपॉर्चुनिटी दिया जाता है कैपिटलिज्म के अंदर में, एंड सोशलिज्म के अंदर में गवर्नमेंट खुद ही हर चीज़ को एक्वायर करके बैठती है, एंड वो जो भी प्रॉफिट होती है या जॉब्स होती है वो पब्लिक को जज देती है। ऑनरशिप उसमें पब्लिक के पास सोशलिज्म में बहुत कम होता है, कैपिटलिस्ट में ज़्यादा होता है। तो कैपिटलिस्ट में क्योंकि ऑनरशिप प्राइवेट प्लेयर के हाथों में रहता है, तो इसके कुछ प्रोज एंड कॉन्स हैं। सोशलिज्म में भी बहुत सारे प्रोज एंड कॉन्स हैं, तो उस चीज़ों को कभी हम डिटेल में बाद में डिस्कस करेंगे। सो सफिशिएंट टू नो कि कम्युनिस्ट पार्टी सोशलिज्म, सेकुलरिज्म, डेमोक्रेसी, इन सब चीज़ों में बिलीव करती है। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट कि आईएनसी न्यू इकोनॉमी पॉलिसी को सपोर्ट कर रही थी, बट यहाँ पे CPIM, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, एम फॉर मार्क्सिस्ट, ये क्या कर रही है, अपोज कर रही है, न्यू इकोनॉमी पॉलिसी को ये अपोज कर रही है। ओके, फिर नेक्स्ट हम लोग देखते हैं कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया है, ये 1925 में एग्जिस्टेंस में आई थी, और इसी से हमारा ये CPIM निकली हुई है। ओके, सो ये भी मार्क्सिज्म एंड लेनिज्म बिलीव करेगी, सेकुलरिज्म, डेमोक्रेसी, कम्युनलिज्म हमारा क्या, वो धर्म के आधार पे जो होता है उन सब चीज़ों को ये क्रिटिसाइज करेगी। ये पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ डेमोक्रेसी को एक्सेप्ट तो करती है, और ये प्रमोट करेगी किसके इंटरेस्ट को, वर्कर के इंटरेस्ट को, फार्मर के इंटरेस्ट को, पुअर के इंटरेस्ट को। ये अब उतना ज़्यादा प्रोमिनेंट नहीं रहा, बिकॉज ये स्प्लिट जो 1964 में हुआ था, और इससे CPIM जो निकली थी, ठीक है,
उसके कारण बाद ये बहुत ज़्यादा वीक हो चुका है, तो अब ये कुछ खासा रहा नहीं, ठीक है। फिर ये आपको ये केरला वगैरह के अंदर में आपको देखने के लिए मिल सकता है। फिर फाइनली हमारा एनसीपी आता है, जो कि 1999 में एग्जिस्टेंस में आया था। इसके अभी जो लीडर शरद पवार थे, आप ओके, उनका भी हाल फिलहाल ही क्या हो गया, वो एक्सपायर कर गए। सो उस कारण से भी ये पार्टी न्यूज़ में रहा। महाराष्ट्र में ये पार्टी गवर्नमेंट फॉर्म करी हुई थी, ओके, एनसीपी। फिर इसका स्प्लिट वगैरह हो गया। फॉर्म्ड आफ्टर द फॉलोइंग स्प्लिट इन द कांग्रेस पार्टी। आइडियोलॉजी इनका क्या है, डेमोक्रेसी, गांधीइज्म, सेकुलरिज्म को इक्विटी, सोशल जस्टिस, फेडरलिज्म की डिवीज़न ऑफ पावर हो, इन सब चीज़ों को ये प्रमोट करती है। इनका ये मानना है कि हाई ऑफिसेस जो इंडिया में है, जो गवर्नमेंट के हाई ऑफिसेस है, लाइक प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट एंड डिफरेंट इसी तरीके से जो इम्पोर्टेंट ऑफिसेस है गवर्नमेंट के, वो नेचुरल बॉर्न सिटीजन को ही मिलना चाहिए। कोई बाहर से आके अगर सिटीजनशिप को एक्वायर करा है, ठीक है, सिटीजनशिप एक्वायर करने के बहुत सारे प्रोविजंस इंडिया के अंदर में, तो उनको ये हाई ऑफिसर्स नहीं मिलने चाहिए। महाराष्ट्र में के अंदर में इनका इन्फ्लुएंस दिख सकता है, मेघालय में, मणिपुर में, असम में, ओके। अब चैलेंजेस क्या है पॉलिटिकल पार्टीज को लेके, कि पॉलिटिकल पार्टीज तो हम समझ लिए कि ये ग्रुप है विद देयर कॉमन आइडियोलॉजी, इसके अंदर के लोग शेयर कर रहे हैं, बट इसके अंदर में बहुत सारे आइडियोलॉजी भी है, सॉरी चैलेंजेस है। चैलेंजेस क्या क्या है कि खुद पार्टी के अंदर, अब देखो ये डेमोक्रेसी के अंदर में पॉलिटिकल पार्टीज होती है जहाँ पे ये हमको रिप्रेजेंटेटिव प्रोवाइड करती है, बट पार्टी के अंदर में ही हमको कई बार लैक ऑफ इंटरनल डेमोक्रेसी देखने के लिए मिला है, ओके। मतलब पार्टी में कौन पार्टी प्रेसिडेंट बनेगा, कौन कैसे सक्सीड किसको करेगा, तो रूल ऑफ सक्सेशन कुछ है ही नहीं पार्टी के अंदर में, कोई भी स्पेसिफिक रूल ऑफ सक्सेशन नहीं है, जिसके कारण जो पार्टी के कुछ खास 1 2 3 लोग होते हैं वही पार्टी को डोमिनेट करते हैं एंड वो अपने हिसाब से फिर किसी और को फ़ायदा पहुंचा सकते हैं, ओके। फिर है चैलेंज ऑफ डायनेस्टिक सक्सेशन। जैसे आप बहुत ही पॉलिटिकल पार्टीज़ को इंडिया के अंदर भी देख सकते हो जहाँ पर डायनेस्टिक सक्सेशन का ये मतलब है कि सेम फैमिली के लोग जो मेजर पोस्ट है उसके ऊपर वो लोग बैठ रहे हैं एंड उन्हीं का फिर बेटा सीएम बन रहा है, फिर उन्हीं के कोई फैमिली वाले कुछ बन रहे हैं, तो कोई नया मेंबर उसके अंदर में नहीं आ रहा है। फिर है रूल ऑफ मनी एंड मसल पावर। जो पार्टीज़ होते हैं वो कई बार इलेक्शंस के अंदर में मनी का यूज़ करती है, मेजर पार्टीज़, बड़ी पार्टी, एंड छोटे पार्टी को फिर इस तरीके से बढ़ने का मौका नहीं मिलता है। मसल पावर मीन्स जहाँ पे वो ये लोग गूंस का यूज़ करते हैं, ओके, सो मैन पावर का यूज़ करते हैं एंड फाइनली चीज़ों को मैनिपुलेट करने की कोशिश करेंगे। नो मीनिंगफुल चॉइस। अब इसके अंदर में होता क्या है, नो डाउट हम लोग जानते हैं कि मल्टी पार्टी सिस्टम के अंदर में हमको बहुत सारे चॉइसेस मिलते हैं, लेकिन सोचो आपको आपके कॉन्स्टिट्यूएंसी से ABCD 4 अलग अलग पार्टी के कैंडिडेट खड़े हैं एंड आप यहाँ पे खड़े होकर सोच रहे हो कि ये चारों का तो क्रिमिनल बैकग्राउंड है, तो मैं इसमें किसको सही बोलूँ किसको बुरा बोलूँ, ठीक है। तो आपके साथ ऐसा सिचुएशन आ जाता है कि आपको बैड एंड वर्स्ट के बीच में चूज करना होता है, बिकॉज गुड ऑप्शन आपके लिए क्लोज है, ओके। तो कई बार पॉलिटिकल पार्टीज भी क्या करती है कि एक दूसरे कैंडिडेट को काउंटर करने के लिए वो उसी लेवल ऑफ कैंडिडेट को उतारती है इलेक्शंस के अंदर में। सो इसके कारण क्या होता है, जो जनता यहाँ पे होते हैं उनको कोई भी मीनिंगफुल चॉइस नहीं मिल पाता है, तो वो लास्टली निराश होके किसी एक को इसमें से बैड एंड वर्स्ट वाले सिचुएशन के हिसाब से बैड को चूज कर लेते हैं एंड बट ये कोई मीनिंगफुल चॉइस इसके अंदर से नहीं निकल के आते हैं। नो डाउट हमारे पास नोटा का है, बट इसके ऊपर इससे आप इधर नोटा में दबाओगे तो उससे कुछ फ़ायदा होने वाला नहीं है, बिकॉज अभी तक सुप्रीम कोर्ट या कोई भी ऐसा या खुद पार्लियामेंट कोई रूल नहीं लाई है कि नोटा में मैक्सिमम परसेंटेज ऑफ वोट लाएंगे तो इनका इलेक्शंस कैंसिल कर दिया जाएगा। नहीं, अगर आप 10 में से 8 वोट नोटा में गिरा दो, किसी को अगर 2 वोट मिल रहा है तो वो मेजोरिटी के हिसाब से जीत जाएगा, ओके। सो ये एक ड्रॉबैक है कि जहाँ पे हमको मीनिंगफुल चॉइसेस कई बार पॉलिटिकल पार्टीज नहीं प्रोवाइड कर पाती है, ओके। अब हाउ कैन पार्टीज बी रिफॉर्म्ड। तो पार्टीज के अंदर के चैलेंजेस हम लोगों ने देख लिया कि इंटरनल डेमोक्रेसी, लैक ऑफ इंटरनल डेमोक्रेसी है, लाइक सक्सेशन का कोई ऐसा स्पेसिफिक रूल ही नहीं है कि अभी पार्टी प्रेसिडेंट ये है तो नेक्स्ट कौन बनेगा, उसके क्या क्वालिफिकेशंस होंगे, उनके क्या एक्सपीरियंसेस होने चाहिए, ऐसा कोई भी नहीं है। जो पार्टी के जो 2-3 डोमिनेटिंग मेंबर होते हैं उनका जो खास होता है बेसिकली उनको ही पार्टी के अंदर में सक्सेशन के तौर पे लाया जाता है, ठीक है। तो अब पार्टी को हम लोग रिफॉर्म करना बहुत ज़रूरी है, बिकॉज पार्टी अगर हम रिफॉर्म करेंगे तभी जाके इसके अंदर में रिफॉर्मेशन के बाद ही एक हेल्दी पार्टी सिस्टम निकल के आएगा एंड तभी जाके हमारा एक
हेल्दी डेमोक्रेसी भी रियलाइज हो पाएगा। ओके, सो हमारे पास ये कुछ कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस या फिर सुप्रीम कोर्ट के द्वारा या इलेक्शन कमीशन खुद आगे आके पार्टी को रिफॉर्म करने के लिए टाइम टू टाइम लॉ लाती रहती है। जैसे यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशन एक प्रोविज़न लाती है एंटी डिफेक्शन लॉ। इसके तहत कोई एक समझ लो मेंबर, सपोज एक कांग्रेस का मेंबर, ओके, ये कांग्रेस के टिकट पे ये मान लो एमपी या फिर एमएलए कोई भी एक रिप्रेजेंटेटिव ये कांग्रेस के टिकट पे जीत के आया और कल के ये बीजेपी में शामिल हो जाए। ओके, तो अब ये जब कांग्रेस के टिकट पे जीत के आया मतलब वहाँ की पब्लिक क्या कर रही थी, इस पर्टिकुलर आइडियोलॉजी को सपोर्ट कर रही थी। अब ये मेंबर जीतने के बाद क्या किया, 6 महीना 2 महीने बाद सपोज ये पार्टी उसको लाइक काइंड ऑफ ऑफर दे दी कि आप मेरे में आओगे तो आपको ये मिनिस्टर बना दिया जाएगा बिकॉज मैं तो रूलिंग में हूँ, या फिर मैं अपोजिशन में बैठा हुआ तो आप आ जाओगे तो मेरे को सपोर्ट मिल जाएगा, मेजॉरिटी हमारे तरफ आ जाएगा नंबर, तो फिर हमारी गवर्नमेंट बनेगी तो आपको ये वाला मिनिस्टर बना दिया जाएगा। तो ऐसे कुछ भी ऑफर या किसी भी कारण बस अगर ये रिप्रेजेंटेटिव जंप करके इस पार्टी को ज्वाइन कर लेता है, अब जीत के आया था कांग्रेस के ऊपर से, अगर ये इस पार्टी को ज्वाइन कर लेगा तो उस सिचुएशन में ये डिफेक्टेड कहलाएगा। और एंटी डिफेक्शन लॉ कहता है कि इस स्थिति में, इस सिचुएशन के अंदर में इनका मेंबरशिप कैंसिल हो जाएगा बिकॉज ये काइंड ऑफ क्या होगा, इन जनता के ऊपर क्या हो जाएगा, काइंड ऑफ चीटिंग हो जाएगा। बिकॉज ये नो डाउट पॉलिटिकल पार्टी वाले सिस्टम के अंदर हम पार्टी को भी देख के वोट करते हैं, नो डाउट हम कैंडिडेट को इंडिविजुअली भी जज करते हैं, बट वो किस पार्टी से बिलोंग करता है तो हमारा एक एक्सपेक्टेशन ये भी रहता है कि ये उसी आइडियोलॉजी के साथ जाएगा। ओके, सो व्हेन ही और शी विल जंप टू अनदर पार्टी देन वो स्थिति क्या कहलाएगा, वो सिचुएशन क्या कहलाएगा, डिफेक्शन कहलाएगा। हम बोलेंगे कि वो रिप्रेजेंटेटिव हमारा डिफेक्टेड हो चुका है, तो एंटी डिफेक्शन लॉ कॉन्स्टिट्यूशन के तहत उनका मेंबरशिप कैंसिल हो जाएगा। ओके, फिर सुप्रीम कोर्ट आगे आई कई बार और वो बोलती है कि जो भी इलेक्शन के अंदर में जो भी कैंडिडेट कंटेस्ट करने के लिए आते हैं, compete करने के लिए आते हैं, उनको अपने प्रॉपर्टी का एफिडेविट बनवाना पड़ेगा कि लाइक उनको ये बताना पड़ेगा, संपत्ति का ब्यौरा देना पड़ेगा कि उनके पास टोटल कितने प्रॉपर्टीज हैं, ओके, कितने वैल्यू के प्रॉपर्टी है। फिर इलेक्शन कमीशन भी क्या बोलती है, ईसीआई, कि आपको इनकम टैक्स रिटर्न डालना पड़ेगा कि आपके इनकम के स्रोत क्या हैं, जितने भी अलग अलग इनकम के स्रोत हैं, सोर्सेस हैं, तो सबके आप आईटीआर डालो, फिर उससे हम जज करेंगे कि लाइक कल को कुछ भी होता है तो उसके ऊपर हम जज कर पाएंगे, एनालाइज कर पाएंगे कि आपका हाँ पहले से इतना इनकम था या फिर आप पावर में आने के बाद अपने पावर को मिसयूज़ करके इन इनकम्स को जनरेट करे हो। ठीक है, तो ये सब कुछ रिफॉर्मेशन तो हो चुके हैं, कुछ जो स्टेप्स हैं, मेजर्स हैं, ये लिए जा चुके हैं। आपसे एग्जाम में पूछेगा कि सजेस्ट करो या फिर हाउ पार्टीज कैन बी रिफॉर्म, तो आप ये जो 1 2 3 हो चुका उसको भी लिख सकते हो। अदर देन डैट सजेस्टेड क्या लिख सकते हो कि इंटरनल अफेयर्स या इंटरनल मैटर्स या फिर सक्सेशंस के लिए पॉलिटिकल पार्टीज के अंदर में लॉ बने, एक चीज़ ये लिख सकते हो। उसके बाद जिस तरीके से हमको पता है कि रिजर्वेशन, ओके, रिजर्वेशन एससी और एसटी के लिए है, शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब के लिए, उसी तरीके से वुमेन कैंडिडेट के लिए भी कुछ सीट लाइक 1/3 आप एग्जाम्पल के तौर पे लिख सकते हो कि उनके लिए भी रिजर्व करा जाए, ताकि उससे वुमेन का पार्टिसिपेशन बढ़ेगा, वुमेन के इश्यूज़ को रेज किया जा सकता है। ओके, तो वुमेन का पार्टिसिपेशन होना चाहिए, बिकॉज आज आप लोकसभा या फिर राज्यसभा में आप एक बार देख लो, पता कर लो कि कितने ही वुमेन और मतलब एमपी के तौर पे या फिर किसी स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली में बैठी हुई है, रिप्रेजेंट कर रही है वुमेन को, आप देख लो उस चीज़ को। फिर हमको पता है कि इंडिया के अंदर में जो इलेक्शंस होते हैं वो बहुत ज़्यादा खर्च होता है। एक रिपोर्ट के अंदर बताया गया कि एक इलेक्शन होने में 80,000 करोड़ खर्च हो जाता है। तो कई बार ये बोला जाता है कि ये मिसयूज़ ऑफ मनी है, कहीं ना कहीं डायरेक्टली या इनडायरेक्टली टैक्स पेयर का इसके अंदर में पैसा जाता है। तो इलेक्शन शुड बी स्टेट फंडिंग होना चाहिए इलेक्शंस। ओके, जहाँ पे लाइक स्टेट जो गवर्नमेंट है, स्टेट कहने का मतलब यहाँ पे गवर्नमेंट है, अथॉरिटी है, लेट देम डिसाइड कि कितना खर्च होना है, कैसे होना है। ओके, क्योंकि इंडिविजुअली जब इनको पर्सनली खर्च करने दिया जाता है तो ये पता नहीं, क्योंकि ट्रैक कर पाना काफ़ी मुश्किल है कि ये पैसे कितने सही होते हैं, कितने लीगल होते हैं, कितने इलीगल होते हैं। तो ये एक रिपोर्ट के तहत आप देख लो, एक इलेक्शन के अंदर में 80,000 करोड़ इंडिया के अंदर में खर्च करा है। ये किसी भी यूके यूएसए कहीं पे भी लाइक इलेक्शंस होते हैं वहाँ से कई ज़्यादा ये वैल्यू है। ओके, तो इसीलिए कई बार सजेशन दिया जाता है कि स्टेट फंडिंग होगा तो जो इलीगल प्रैक्टिसेस हैं वो रुक सकता है। ठीक है,
सो क्वेश्चन आपका क्या पूछ सकता है, द क्वालिटी ऑफ डेमोक्रेसी डिपेंड ऑन द डिग्री ऑफ पब्लिक पार्टिसिपेशन। डिग्री कि पब्लिक कितना ज़्यादा पार्टिसिपेट करेगा उसके ऊपर हमारा क्वालिटी ऑफ डेमोक्रेसी डिपेंड करेगा। समटाइम्स आप बहुत लोगों को सुने होंगे कि वो न्यूट्रल बनने के चक्कर में कई बार ऐसा स्टेटमेंट्स दे देते हैं कि हमारा इससे क्या लेना देना, ठीक है, बट इतना भी न्यूट्रल रहना ठीक नहीं है, बिकॉज आपको कहीं ना कहीं जो भी पॉलिटिकल पार्टीज होते हैं या कुछ भी होते हैं उसका डायरेक्ट या इनडायरेक्ट इम्पैक्ट हर एक पब्लिक पे पड़ना है। ओके, सो पब्लिक का पार्टिसिपेशन जितना होगा डेमोक्रेसी उतना हेल्दियर बनेगा, ट्रांसपेरेंसी उतना जल्द आएगा, ओके, एंड चीज़ें उतनी जल्दी रिफॉर्म हो पाएगी। सो नो डाउट एक चीज़ है, पार्टीज रिफॉर्म तभी कर पाएगी जब पार्टी खुद चाहेगी, बिकॉज कोई इंडिविजुअल है, सपोज आप थिंक करो ये इंडिविजुअल तभी लाइक ये बहुत बिगड़ा हुआ, ये तभी सुधर पाएगा, इसको कोई बाहर के कोई भी एक्सटर्नल फोर्सेस इसको चेंज नहीं कर पाएंगे अनटिल एंड अनलेस ये खुद ही इस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं करता। उसी तरीके से कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस हम लोगों ने देखा, सुप्रीम कोर्ट के कुछ रूल जजमेंट्स देखे, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया कुछ प्रोविजंस निकाल के ला रही है, ओके, बहुत सारे सजेस्टेड मेजर है जो आज तक पेंडिंग से उनको कभी भी एक्सेप्ट नहीं किया गया। सो पार्टी जब तक डिसाइड नहीं करती कि उनके यहाँ सक्सेशंस का इंटरनल अफेयर्स के मैटर को कैसे सॉल्व आउट किया जाएगा, इलेक्शंस में जो इतने ज़्यादा खर्च हो रहे हैं, बिकॉज इंडिया इज़ अ कैपिटलिस्ट कंट्री, हमारे यहाँ पैसे बहुत ज़्यादा नहीं है, सो हमको इन सब चीज़ों पे देख के खर्च करने होंगे, तो इसीलिए कई बार सजेशंस दिया जाता है कि स्टेट फंडिंग वगैरह इलेक्शंस होने चाहिए। सो रिफॉर्म करना तो बिल्कुल ही बहुत ज़रूरी है, एंड नो डाउट उससे भी खास ज़रूरी है कि पब्लिक पार्टिसिपेशन कितना ज़्यादा हो रहा। ओके, सो थैंक यू, आपको आई होप ये चीज़ समझ में आया होगा, ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। सो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू।